Hello all. Very good afternoon to all. नमस्कार, सुप्रभात एंड सत श्री अकाल। चलिए आज के इस सेशन में आ, कुछ अच्छी न्यूज़ के बारे में डिस्कशन करते हैं और आप सबको इस बात को कम्युनिकेट करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि एक बार फिर से गुजरात जुडिशियल सर्विसेज की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, एडवर्टीजमेंट आउट हो चुका है, फॉर्म फिलिंग की डेट आउट हो चुकी है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की डेट भी आउट हो चुकी है। तो आइए देखते हैं कि गुजरात जुडिशियल सर्विसेज के इस पर्टिकुलर वैकेंसी में कौन कौन सी वो खास बातें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए बिफोर फाइलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म एंड व्हाट आर दोज स्पेसिफिक सब्जेक्ट पार्ट्स एज टू सिलेबस वन, है ना, कि सिलेबस में इसके कौन कौन से सब्जेक्ट के पार्ट्स हैं, लॉ के पोर्शंस हैं या दूसरे ऐसे सब्जेक्ट के बारे में क्या इंक्लूजन किया गया है, कुछ नए परिवर्तन जो हुए हैं, नए चेंजेस जो हुए हैं उनके बारे में डिस्कशन भी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सीट्स के आवंटन या एलोकेशन के बारे में, फॉर्म फिलिंग की डेट के बारे में, लास्ट डेट क्या है, इन सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाली, इसलिए बने रहिए वीडियो में अंत तक। आप एक और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन इसमें पाएंगे कि इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए कितने थोड़ी ज्यादा वैकेंसीज अवेलेबल हैं, है ना, जो पर्टिकुलर पर्संस एस्पिरेंट्स एजुकेशनली सॉरी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सोसाइटी से हैं, उनके लिए यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा वैकेंसीज दिखाई पड़ रही हैं। आउट ऑफ 219 लगभग 59 के आसपास इसमें वैकेंसीज अवेलेबल हैं, तो ये एक अच्छी खबर हो सकती है। तो आइए देखते हैं स्टार्टिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 3rd ऑफ फरवरी, यानी कल से ही शुरुआत हो रही है। 3rd Feb 2022 से दोपहर 12 बजे के बाद आप फॉर्म फिल करना शुरू कर सकते हैं। लास्ट डेट विल बी एग्जैक्टली फॉर 1 मंथ, दैट इज 2nd of March 2022 रात को 12 बजे तक। इसके बीच में आपको फॉर्म फिलिंग करनी है। सजेशन ये होगा कि आप पहले ही फॉर्म फिल करके अपनी स्थिति क्लियर रखें, है ना, ताकि सेंटर्स और बाकी चीजों की परेशानी ना उत्पन्न हो। इन्होंने एक टेंटेटिव शेड्यूल जारी कर दिया है, तो टेंटेटिव शेड्यूल में इस बात का ख्याल रखें कि कोविड की सिचुएशन जैसी भी रहेगी उस अकॉर्डिंग ही ये चीजें फिक्स्ड हैं, लेकिन अगर सारी चीजें ठीक रहती हैं तो 15th ऑफ मई 2022 को, यानी संडे के उस दिन में एग्जामिनेशन प्रीलिम्स का कंफर्मली हो जाना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो गुजराती लैंग्वेज का एक बार क्रिएट हो पा रहा था कि आपके 10th यानी मैट्रिकुलेशन या हायर सेकेंडरी के क्लास में गुजराती लैंग्वेज होनी चाहिए, उसके लिए इन्होंने एक छोटा सा रास्ता क्रिएट कर दिया है और 2019 के अमेंडमेंट से ही ये चीजें हुई हैं अभी हाल फिलहाल में। तो दोज कैंडिडेट हु हैव नॉट पास सेकेंडरी एज वेल एज हायर सेकेंडरी विद सब्जेक्ट ऑफ गुजराती, है ना, एट हायर लेवल और दी हायर सेकेंडरी लेवल मैट्रिकुलेशन लेवल, इन दोनों ही पर्टिकुलर लेवल्स में जिन लोगों ने गुजराती लैंग्वेज नहीं पढ़ी हुई है उनके लिए गुजराती लैंग्वेज का प्रोफिशिएंसी टेस्ट अलग से रखा गया है। 50 मार्क्स, समय 1.5 घंटे, लगभग 1 घंटे 30 मिनट का समय दिया जा रहा है। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इसमें आउट ऑफ 50 आपको 40% मार्क्स गेन करने ही होंगे टू क्वालिफाई फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, मेंस रिटन एग्जामिनेशन की भी डेट अनाउंस्ड है ऑलरेडी 17th ऑफ जुलाई 2022 को, और वाइवा टेस्ट भी, क्या बात है, 9th ऑफ अक्टूबर 2022 को ऑलरेडी इन्होंने अनाउंस कर दिया है। कुछ टेंटेटिव शेड्यूल है, लेकिन कम से कम सारी चीजें फिक्स तो हैं। बेहतर बात यह है कि यहाँ पर वे पर्टिकुलर जुडिशियल एस्पिरेंट भी गुजरात के जुडिशियल सर्विसेज में अपीयर हो सकने की स्थिति में होंगे। अगर आप अभी तक गुजराती लैंग्वेज को एक बार के रूप में देख रहे थे, एक रोड़ा दिखाई दे रहा था, वो अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिमूव करने का प्रयास किया गया है। भले ही आपने अपने 10th के क्लास में या 12th के क्लास में आपने गुजराती लैंग्वेज ना पढ़ा हो या वो सब्जेक्ट के रूप में ना रहा हो, लेकिन आप इस लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट को अगर पास कर लेते हैं तो ये किसी भी रूप में आपको परेशानी उत्पन्न नहीं करने वाला। प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन प्योरली इंग्लिश लैंग्वेज में होने वाला है, तो इस बात से भी आप बेफिक्र रहें। मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी आपको जो क्वेश्चंस आएंगे प्योरली इंग्लिश मीडियम में होने वाले हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में होने वाले हैं। आप अपना आंसर या तो इंग्लिश मीडियम में लिख सकते हैं या फिर गुजराती लैंग्वेज में लिख सकते हैं एज पर द इंस्ट्रक्शन, जैसा आगे आप देखने को पाएंगे। ठीक है,
तो मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी डेट अनाउंस्ड है, वाइवा टेस्ट के लिए भी डेट अनाउंस्ड है, और प्रीलिम्स टेस्ट के लिए भी आपका जो डेट है वो अनाउंस्ड है। इंपॉर्टेंट फैक्ट टू नोट ये है कि अगर आप इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल आउट करते हैं तो 15 ऑफ मई को एग्जाम होना है, यानी लगभग 3 मंथ्स तो स्पेसिफिकली मिल ही रहा है। इस 3 महीने में आप बहुत अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, और जो आप अभी लॉ के पोर्शन या सिलेबस को देखेंगे उसमें भी आपको बहुत मजा आने वाला है। लगभग 27 लॉ के सब्जेक्ट्स हैं प्लस 1 लीगल मैगजीन, यानी 28 मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो इतना कुछ आप यहां पर पाने वाले हैं आपके सिलेबस के पार्ट में। वैकेंसीज का जो एलोकेशन है, जनरल कैटेगरी के लिए लगभग 112 सीट्स हैं, शेड्यूल कास्ट के लिए जो रिजर्व कैटेगरी है 15 सीट्स हैं, 33 सीट्स एसटी कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो मैं अभी आपसे कह रहा था लगभग 59 सीट्स हैं। इन टोटल 219 सीट्स यहां पर प्रोवाइड की गई हैं, और फिजिकली डिसेबल्ड पर्संस के लिए 9 सीट्स रिजर्व हैं। बहुत बहुत ज्यादा सीट्स हैं, है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा, किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में सीट्स बहुत ज्यादा आई हुई हैं या वैकेंसीज बहुत ज्यादा आई हुई हैं, सिर्फ इस फैक्ट से आपको संतुष्ट नहीं होना है, आपको सेटिस्फाई नहीं होना है, आपको सेटिस्फाई होना है अपने हार्डवर्क से। अगर आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग है, मजबूत है, तो फिर सीट एक ही है भाई साहब, आपके लिए तो एक ही पर्याप्त होगी, एक ही सफिशिएंट होगी, है ना। तो यहां पर कितनी सीट्स हैं, वो एक खुशी की बात जरूर होती है कि हम 200 सीट लेकर के आ गए, या 300 सीट लेकर के आ गए, या 100 अब सीट्स हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है ना। लेकिन आपके लिए रिक्वायरमेंट तो किसी एक की है ना, तो उस एक के लिए आपको बहुत बेहतर प्रयास करना होगा, बहुत अपना बेस्ट परफॉर्म करना होगा, और उसके लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार रहना होगा। तो आपका आपका कंपटीशन कितने लोगों से है, उस रूप में अपने आप को प्रिपेयर करिए। क्लियर है। तो अगर आप इन आने वाले 3 महीनों में ही प्रिपेयर होना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी स्ट्रेटजी बहुत जबरदस्त तरीके से फ्रेम होनी चाहिए। उस 3 महीने की स्ट्रेटजी आप फ्रेम करिए, उस हिसाब से अपनी आप प्रिपरेशन करिए। फर्दर, what is another point to discuss there with, that is essential qualification। essential qualification, तो essential qualification जानना बहुत जरूरी है। यहां पर वे कैंडिडेट जो अभी तक लॉ पास आउट नहीं है, उनके द्वारा ये फॉर्म फिल नहीं किया जा सकता, वो एलिजिबल नहीं होंगे। प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट मस्ट पोजेस अ डिग्री इन लॉ, उनके पास कानून में या विधि के क्षेत्र में एक डिग्री होना आवश्यक होगा, from the university recognized by law in India, and will have to pass the vernacular गुजराती लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसकी बात अभी ऊपर की गई थी। तो इस पर्टिकुलर टेस्ट को पास करना अनिवार्य होगा। Provided that those candidates who have cleared their secondary as well as higher secondary examination with subject of Gujarati, they need not to give this particular proficiency test। ठीक है, they shall not be required to pass this particular examination। उन्हें एग्जामेशन है, कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिन पर्टिकुलर पर्सन्स ने गुजराती की लैंग्वेज नहीं पढ़ी हुई है अपने 10th या 12th के क्लास में, और या फिर ऐसा सीधे तौर पर देखें कि आउट ऑफ गुजरात स्टेट भी जो पर्टिकुलर कैंडिडेट हैं वे भी यहां पर अपीयर हो पाने की स्थिति में हैं। क्लियर है। फर्दर, मस्ट बी प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट, ये फैक्ट भी ध्यान रखना, must be practicing as an advocate in courts of civil or criminal jurisdiction on the last date fixed for submission of online application। The candidates who have passed degree in law from academic year 2009 to 2010, यानी 2009-2010 के ड्यूरेशन में, एकेडमिक ईयर में जिन लोगों के बाद जिन लोगों ने डिग्री हासिल की है कानून के क्षेत्र में, उन्हें AIB का एग्जाम भी पास करना मैंडेटरी है। मस्ट हैव आल्सो पास द AIB एग्जामिनेशन इन ऑर्डर टू बी कंसिडर्ड एज एलिजिबल फॉर बीइंग टर्म्ड एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। एक नोट भी प्रोवाइड किया गया है, इन द स्टैंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस हाई कोर्ट ऑफ गुजरात had decided to allow all such candidates to register their online application who have appeared in AIB but they are waiting for their result or certificate, subject to giving an undertaking to the effect if she or he does not clear the AIB before Viva test the document verification stage, his her application would stand rejected। तो अगर आपने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में अपीयर हो चुके हैं, उसके डेट के लिए अवेटेड हैं और अभी तक आपको सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ, तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन वेरिफिकेशन डेट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की स्टेज में या वाइवा टेस्ट के पहले आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए, अदरवाइज द फॉर्म विल बी और एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। मस्ट बी वर्किंग इन द कोर्ट और अदर एलीट डिपार्टमेंट्स ऑन द लास्ट डेट फिक्स्ड फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट के पहले पहले आपकी उस दिन तक आपके पास उसकी रिसिप्ट होनी चाहिए। मस्ट बी वर्किंग इन द कोर्ट और अदर एलीट डिपार्टमेंट्स, तो उसकी रिसिप्ट आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए। फर्दर, वन मोर essential
qualification is must possess certificate certifying to be possessing basic knowledge of computer application or operation issued by any government institute or other recognized institute. तो आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन पर भी कोई ना कोई एक सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी किया गया है। ये 3 तरह के अलग अलग एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको याद रखना होगा कि आपको लॉ ग्रेजुएट होना होगा। इफ यू आर इन योर फाइनल ईयर्स देन यू आर नॉट एलिजिबल। इफ यू आर स्टिल वेटिंग फॉर योर रिजल्ट्स तो वो भी स्थिति में आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। एज लिमिट क्या है? जनरल कैटेगरी के लिए 35 ईयर्स, जो कि लगभग हर एक स्टेट में कॉमन ही है, और अदर कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 38 ईयर्स का एज लिमिट रखी गई है। क्लियर? फर्दर, what another thing that you should know in this particular advertisement, that is syllabus part. तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन क्या होने वाला है, उसका सिलेबस क्या होने वाला है वो आप देखिए कि प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन एज दे हैव टोल्ड कि 15th ऑफ मई 2022 को टेंटेटिव डेट होगी। इस पर्टिकुलर डेट में आपको इन पर्टिकुलर फॉर्मेट में प्रिपेयर करना होगा इन सिलेबस को। क्या? 2 घंटे के इस टाइम ड्यूरेशन में 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें ईच क्वेश्चन विल बी मार्क फॉर 1 मार्क। उसके लिए 1 नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, 1 मार्क प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर आपने गलत आंसर किया या आपने मल्टीपल आंसर्स किए अपने ओएमआर शीट में, तो उसके लिए 0.33 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी यहां पर प्रोवाइड की जा रही है। तो 100 मार्क्स का आपका टोटल प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर आने वाला है, जिसका टाइम ड्यूरेशन होगा लगभग 2 आवर्स, 2 घंटे में। और अगर आपने गलत आंसर किया या मल्टीपल आंसर्स किए, जैसा कई बार स्टूडेंट्स के द्वारा कमिट कर दिया जाता है, तो उन सिचुएशंस पर 0.33 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी यहां पर प्रेस्क्राइब्ड है। क्लियर? पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 इज प्रोवाइडिंग 15 लॉ सब्जेक्ट्स, लगभग 15 कानून के विषय के बारे में बात कर रहा है। पार्ट नंबर बी इज प्रोवाइडिंग अप्रोक्सीमेटली 12 लॉ सब्जेक्ट लीगल मैक्सिम प्लस लीगल मैक्सिम। इन टोटल देयर आर 28, है ना, 27 प्लस 1 वी कैन से। तो पार्ट नंबर 1 में कुछ सब्जेक्ट तो कॉमनली जो कोर लॉ सब्जेक्ट हैं वो लगभग हर एक स्टेट में कॉमन होते हैं। वो चीजें आप यहाँ देख सकते हैं, आईपीसी हो, सीआरपीसी हो, एविडेंस हो, टीपी हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, ये सारे सब्जेक्ट लगभग कॉमन है। जो अदर सब्जेक्ट हैं लाइक गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट, ये स्टेट लॉ है। गुजरात प्रिवेंशन ऑफ गैम्बलिंग एक्ट, ये भी गुजरात का स्टेट लॉ है, इसे आपको प्रिपेयर करना होगा। रेस्ट जो सब्जेक्ट है, चाहे प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट हो, जेजे एक्ट हो, प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस हो, इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट 1956 हो, पीसीएनपी एनडीटी एक्ट है, एनआईए एक्ट भी कॉमनली लगभग हर एक पर्टिकुलर स्टेट जुडिशरी में कॉमन होता ही है। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट, ये थोड़ा सा सेपरेट तौर पर यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। पॉक्सो 2012 का एक्ट हो, आईटी एक्ट भी कॉमनली आप एडीपीओस के एग्जाम में देख सकते हैं। इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन एक्ट भी यहाँ पर इंक्लूड कर लिया गया है। तो ये मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट जो आप राजस्थान जुडिशियल सर्विस के लिए जो बच्चे प्रिपेयर करते हैं, उनके लिए ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट कॉमनली देखा जा सकता है। या मध्य प्रदेश एडीपीओ का एग्जाम जो बच्चे दे रहे होते हैं, उनके लिए भी ये सब्जेक्ट कॉमन हो सकते हैं, एक्सेप्टिंग द स्टेट लॉज। CPC limitation, Indian contract, constitution, partnership, SRA, गुजरात कोर्ट फीस एक्ट, वन मोर लोकल गुजरात स्टेट का एक कानून है, गुजरात कोर्ट फीस एक्ट 2004, इसे भी यहाँ पर सजेशन इंक्लूड किया गया है। सेल्स ऑफ गुड्स तो कॉमनली आपको उपलब्ध हो ही जाता है यूपी, यूके और बिहार, दिल्ली जैसे जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए। आर्बिट्रेशन कॉन्सिलेशन एक्ट भी आपको देखना होगा। कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया। सक्सेशन लॉज के अंतर्गत हिंदू, मुस्लिम एज वेल एज क्रिश्चियन के पर्सनल लॉस को भी यहाँ पर डिस्कस करना होगा, आपको पढ़ना होगा, प्रिपेयर करना होगा। लीगल मैक्सिम अलग से आपको प्रिपेयर करनी होगी। इतने चीजें आपको प्री पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रिपेयर करनी पड़ेगी, प्री एंड मेंस बोथ। क्योंकि प्री में जो पर्टिकुलर क्योंकि यहाँ पर आपको लगभग 28 लॉ सब्जेक्ट में से या 27 लॉ सब्जेक्ट में से जो क्वेश्चन आ रहे हैं, लगभग 100 प्रश्न प्लस लीगल मैक्सिम 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं 0.33 नेगेटिव मार्किंग के साथ। पार्ट ए और पार्ट बी से ही आपके ये सारे के सारे विषय एज इट इज मेंस के सिलेबस के अंतर्गत भी इंक्लूड किए गए हैं। यहाँ पर मेंस आपका पार्ट ए और पार्ट बी के तहत 3 घंटे के समय में 3 आवर्स ईच के टाइम पीरियड में डिवाइड किया गया है 100 नंबर के पेपर में। 100 मार्क्स पार्ट ए, 100 मार्क्स पार्ट बी,
तीन घंटे का समय देकर के मेंस एग्जामिनेशन में यही पर्टिकुलर पोर्शन आपका कवर अप है। प्रीलिम्स में ही आपको जनरल नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज, टेस्ट ऑफ रीजनिंग, न्यूमेरिकल, मेंटल एबिलिटी एंड बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। ठीक है, इतनी चीजें यहां पर इंक्लूड की गई हैं। जो सेपरेट पेपर की बात कर रहे थे हम लोग, लैंग्वेज, गुजराती लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट की, वह भी यहां पर होगा। लैंग्वेज पेपर भी यहां पर इंक्लूड किया गया है, जो 50 मार्क्स का होगा, जिसके लिए समय 1 आवर 30 मिनट्स का होगा, लगभग 1.5 घंटे का समय होगा। प्रीलिम्स का पेपर आपका टोटली इंग्लिश मीडियम में होने वाला है, इंग्लिश लैंग्वेज में होने वाला है, इसलिए किसी प्रकार की प्रॉब्लम अराइज नहीं होगी। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा और इट विल बी इन ओएमआर शीट जो इन्होंने डिक्टेट कर दिया है। टेस्ट ऑफ गुजराती लैंग्वेज, एज आई हैव टोल्ड यू, 50 नंबर, 50 मार्क्स, ड्यूरेशन लगभग 1.5 घंटे का समय, जिसमें सिलेबस का पोर्शन कुछ ये रहेगा। निबंध लेखन, समानार्थी शब्द, विरोधार्थी शब्द, पत्र लेखन, कुछ इस प्रकार के। ये जो लैंग्वेज यहां पर लिखी हुई है, ये सारी की सारी लैंग्वेज आप बहुत आसानी के साथ सीख सकते हैं। प्रॉब्लम तब तक है किसी भी पर्टिकुलर डिफिकल्ट काइंड ऑफ चीज को जानने या समझने में, जब तक हम उसमें एंटर नहीं करते, प्रवेश नहीं करते। तो जैसे ही आप उसको सीखने की चाह या उसकी इच्छा अपने अंतस मन से पैदा करते हैं, अवजनित करते हैं, तो आप उसको सीखने की पहली राह को तो पार कर ही चुके हैं। तो गुजराती लैंग्वेज कोई ऐसी डिफिकल्ट काइंड ऑफ लैंग्वेज नहीं है ना, कुछ उसी प्रकार की भाषा है जैसी भाषा आप हिंदी या देवनागरी स्क्रिप्ट में देखते हैं। तो बहुत आसानी के साथ सीखी जा सकती है। बस अपने मन को थोड़ा मजबूत करिए और अपनी प्रिपरेशन को उतने स्ट्रांग लेवल पर ले जाइए, ताकि आप किसी भी एक प्लेटफॉर्म इस प्रकार से आपका क्रिएट हो, इस प्रकार से मजबूती स्थिति में आ जाए कि आप किसी भी स्टेट में, उन कोर लॉ सब्जेक्ट्स में तो किसी प्रकार की परेशानी होनी नहीं चाहिए। रेस्ट जो लोकल लॉज आते हैं या स्टेट लॉज आते हैं या कुछ अदर सेंट्रल लॉज भी इंक्लूड करे जाते हैं, उनको पढ़ने का तरीका हमें मालूम होना चाहिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए, उसका इंप्लीमेंटेशन क्लियर होना चाहिए, उसके कुछ प्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो पर्टिकुलर चीजें इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड्स हैं, की टर्म्स है, वो हमें अच्छे से धारित करना चाहिए। और इस प्रकार से आप उसे बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर पाने की स्थिति में आ जाते हैं। लेकिन इन रिलेवेंस टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये आपको बहुत अच्छा आइडिया देकर के जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आपने उसके रिलेवेंस में देखा है तो ये आपको बहुत बहुत हेल्प करते हैं, इसलिए उनको जरूर ध्यान में रखिए। दूसरा, to become eligible for mains written examination, the candidate has to secure 50% or more marks in preliminary examination. तो out of 100 आपको मिनिमम 50 मार्क्स गेन करने ही होंगे। ठीक है, मस्ट हैव आल्सो पास द सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। अब अगर आपने हायर सेकेंडरी लेवल पे, अपने हाई स्कूल लेवल पे गुजराती लैंग्वेज पढ़ी है तो उसमें भी आपको पास होना होगा। और अगर आपने नहीं पढ़ी है तो इसके लिए गुजराती प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज टेस्ट हो रहा है, जिसमें आपको 40% मार्क्स सिक्योर करने ही होंगे। तो 50% आर मोर मार्क्स इन प्रिलिमिनरी, प्लस इसको प्लस करिए, और 40% आर मोर मार्क्स इन टेस्ट ऑफ गुजराती लैंग्वेज, जो आपका अलग से पेपर होने वाला है 1.5 घंटे के समय में। क्लियर है? Marks obtained in these kind of elimination stage, it will not be added in the mains examination, ये इन्होंने तय कर दिया है। Further, marks obtained by candidates in the preliminary examination as well as test of Gujarati language shall not be taken into consideration for preparing the final merit of the candidate। वो लगभग हर एक स्टेट में क्लियर ही होता है। फर्दर, क्या सिलेबस होगा मेंस एग्जामिनेशन का? क्रिमिनल पेपर और सिविल पेपर, 100 मार्क्स ईच, 3 आवर्स के ड्यूरेशन में, वही पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स जो आपने अभी ऊपर देखे, वही 15 सब्जेक्ट यहां पर क्रिमिनल पार्ट में लिखे हुए हैं। सिविल पार्ट में वे सारे सब्जेक्ट लिखे हुए हैं जो आपने प्रायरली देखे। लीगल मैगजीन अलग से यहां पर ध्यान रखिएगा। 100 मार्क्स का पार्ट बी का भी पेपर होने वाला है, 3 घंटे का समय मिलने वाला है। लैंग्वेज पेपर यहां पर जो होगा उसमें भी कुछ चीजें देखी जा सकती हैं। लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर 1 एंड क्वेश्चन पेपर 2 मेन रिटन एग्जामिनेशन शैल बी इंग्लिश, तो कोई परेशानी नहीं है, एक ही लैंग्वेज में होने वाला है। आंसर्स टू क्वेश्चंस ऑफ पेपर 1 and 2 can be given either in English or in Gujarati, as I have told you earlier. Candidates belonging to scheduled caste, scheduled tribe, they have to secure minimum 45 marks, कम से कम 45% रिजर्व कैटेगरी को स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को लाने होंगे। ऑल अदर काइंड ऑफ स्टूडेंट वेदर दे आर जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, उन्हें 50% मार्क्स गेन करने होंगे इन द मेन रिटन एग्जामिनेशन टू बी एलिजिबल फॉर द इंटरव्यू स्टेज। लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट उन्होंने और ऐड किया है, प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज सिक्योर्ड मिनिमम 40% मार्क्स इन ईच पेपर। पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2, इन दोनों में सेपरेट तौर पर भी आपको 40% मिनिमम मार्क्स सिक्योर करने होंगे। देखिए, दो जगह पर रिस्ट्रिक्शन इंपोज किया जा रहा है। एक तरह से आप देखिए तो ये जो पेपर होने वाला है इतना आसान नहीं होने वाला है।
अगर आपकी तैयारी में कहीं भी कमजोरी होगी तो आप इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन से बाहर होने के लिए तैयार हो जाइए। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं बस आपको ताकीद कर रहा हूं कि आप इस बात का इल्म रखें कि आप अगर इस प्रकार के किसी एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं तो उसमें आपकी प्रिपरेशन कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए, उसके लिए आपको कितना डेडिकेटेड होना होगा, कितना डिसिप्लिन्ड होना होगा, और आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके रखनी होगी। तो यहां पर आप सबसे पहले अपने सब्जेक्ट्स को, अपने सब्जेक्ट के पार्ट को, उन सिलेबस को अपने स्टडी टेबल के सामने रखें, उसे रोज देखें। उन पर्टिकुलर सिलेबस में जो पर्टिकुलर चीजें आपने पढ़ रखी हैं, क्योंकि यूं ही तो बैठे नहीं होंगे, कुछ चीजें तो आपने कंप्लीट की होंगी, उनको आप मार्क, उनको टिक करिए। जो रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट आपने नहीं पढ़े हैं उनको आप सामने रखिए और उन्हें आप तैयार करने की कोशिश करिए, राइट। और यहां पर आप टेस्ट जरूर देते रहिए, जो भी आपके पास एमसीक्यूज के, जो भी आपके पास कलेक्शन हैं, उनके माध्यम से आप टेस्ट जरूर देते रहिए। टेस्ट देना बेहद इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझ सके कि आपका स्टेज क्या है, आप किस लेवल पर हैं, आपकी तैयारी कितनी स्ट्रांग है, और यहां पर आप नेगेटिव मार्किंग के साथ उस पर्टिकुलर टेस्ट को परफॉर्म करिए, राइट। तब आप समझ पाएंगे, क्योंकि 50% इन टोटो आपको गेन करना है, मिनिमम, मिनिमम की बात कर रहा हूं, और 40% ईच मेंस की बात करें तो 40% ईच पेपर में आपको सिक्योर करने हैं टू बी एलिजिबल फॉर द वाइवा टेस्ट और इंटरव्यू टेस्ट, राइट। यहां पर इंटरव्यू टेस्ट आपका 50 मार्क्स का होने वाला है, और इंटरव्यू टेस्ट में क्या जज किया जाएगा वो भी इन्होंने यहाँ पर कुछ तयशुदा मायनों में बता दिया है कि मेंटल अलर्टनेस, नॉलेज ऑफ द लॉ, logical expositions, balance of judgment, skills, attitudes, ethics, power of assimilation, power of communication, character, intellectual depth, and some other things will be जस्ट, इन्हें यहां पर देखा जाएगा। मिनिमम 40% मार्क्स यहां पर गेन करना अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है। तो जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में स्थिति है कि आउट ऑफ 50 यू हैव टू सिक्योर मिनिमम 20 मार्क्स, ठीक उसी प्रकार से यहां पर भी आउट ऑफ 50 यू हैव टू सिक्योर मिनिमम 40% मार्क्स, लगभग 20 के आसपास ही होगा। तो यहां पर भी आपको 40% मार्क्स गेन करना अनिवार्य है। हर जगह बैरियर है, आप देखिए कहीं पर भी अगर आप डाउन होंगे तो आप उसी पर्टिकुलर स्टेज से बाहर होने वाले हैं। तो आसान तो नहीं होने वाला है, इस बात को अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए। पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे तो सारी चीजें पानी पानी हो जाने वाली हैं, है ना। सारी चीजें बहुत आसानी के साथ आप क्लियर कर सकते हैं। फर्दर व्हाट एल्स दैट यू शुड नो। तो इसके अलावा आपको एक और पॉइंट यहां पर देखना होगा, प्रोडक्शन ऑफ बॉन्ड के संदर्भ में, जो आपने मध्य प्रदेश के सिविल जज के इसी साल के नोटिफिकेशन में, एडवर्टीजमेंट में देखा होगा, और आप उस पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट को अगर आप देखें, पढ़ें, तो वहां पर अभी आपको एक क्लॉज देखने को मिलेगा जहां पर उन्होंने बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के संदर्भ में एक क्लॉज ऐड किया। ये पहली बार नए तौर पर मध्य प्रदेश में हुआ था, मुझे लगता है कि गुजरात में भी ये नए तौर पर ही होगा। तो यहाँ पर बॉन्ड 5 लाख रुपयों तक का बॉन्ड भरवाया जा सकेगा अगर ऐसे व्यक्ति सिलेक्शन के बाद, ट्रेनिंग के समय, उसके बाद रिजाइन करते हैं या सर्विस छोड़ते हैं, तो उन व्यक्तियों को मिनिमम जो सम है वो लगभग 5 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए तक का बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, जो फॉरफिट हो जाएगा इन द फेवर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट या हाई कोर्ट, व्हाटएवर। तो प्रोडक्शन ऑफ बॉन्ड विल बी हियर, दिस पर्टिकुलर क्लॉज हैज बीन एडेड। Then other things I have also mentioned, but they are not so important as far as concerned to appearing for the prelims examination. तो अभी के लिए इतना sufficient है। और जो भी प्रैक्टिसिंग कैंडिडेट हैं, एडवोकेट हैं, उनको अपने सर्टिफिकेट को भी यहाँ पर प्रोड्यूस करने के लिए इंटरव्यू के पहले जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे उसके पहले प्रिपेयर करके रखने होंगे, उसकी एक लिस्ट इन्होंने अपने एडवर्टीजमेंट में दे दी है। बहुत सारी चीजें बहुत क्रिस्टल क्लियर यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं। और candidate should obtain requisite practice experience certificate from the competent authority after publication of result of mains examination। तो मेंस एग्जामिनेशन जैसे ही रिजल्ट आउट होता है और आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं, तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं, स्पेसिफिकली ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, इनको जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी साइन करे या वो बनाए, उससे आपको प्रिपेयर करके पहले रख लेने चाहिए। इसकी सारी चीजें विथ फॉर्मेट, विथ फॉर्म, सारी प्रारूप इन्होंने एडवर्टीजमेंट में मेंशन कर दी है। तो मोटे मोटे तौर पर अगर मैं कहूं तो अभी के लिए, सिलेक्शन के बाद की बातें बाद में करेंगे, अभी के लिए आपको एग्जाम में अपियर होने के लिए जो सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड चीज है वो है एलिजिबिलिटी, यानी आपकी योग्यता, आपके क्वालिफिकेशंस। जिन चीजों के माध्यम या उनके मातहत आप इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं, बैठने की अनुमति मिल सकती है। और इसके साथ में गुजराती लैंग्वेज का जो एक बैरियर था वो लगभग समाप्ति की ओर है इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट के बाद, 2019 के अमेंडमेंट के बाद। अगर आप गुजराती लैंग्वेज नहीं भी पढ़ रखे हैं, अपने 10th या 12th के मार्कशीट्स में या अपने सिलेबस में नहीं इंक्लूड है, तो आप वहां की गुजराती लैंग्वेज
लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो अलग से 50 मार्क्स का 1.5 घंटे के समय के साथ कंडक्ट कराई जाएगी, उसे दे पाने की स्थिति में है। अगर उसमें आप 40% मिनिमम 40% मार्क्स सिक्योर कर लेते हैं तो आप प्रीलिम्स के उस पर्टिकुलर पोर्शन में भी कट ऑफ के साथ, उसके कट ऑफ के साथ, तो आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मेंस के एग्जाम देने के लिए आपको उसमें 40% मार्क्स गेन करना अनिवार्य किया गया है, मैंडेटरी किया गया। तो लगभग आप देखिए प्रीलिम्स में अलग तरीके से बैरियर है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में अलग से बैरियर है, मेंस एग्जामिनेशन में अलग से बैरियर है, हर पेपर में 40% मार्क्स गेन करना है, इन टोटल 50% मार्क्स गेन करना है ना। इंटरव्यू में अलग से 40% का बैरियर है। तो हर पर्टिकुलर स्टेज में एक रिस्ट्रिक्शन इंपोज की गई है, लेकिन ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे डील करते हैं। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि अपने सिलेबस को सामने रखिए, सारी चीजों को सामने रख करके देखिए कि आपने कितनी चीजें प्रिपेयर कर ली हैं, किन चीजों को प्रिपेयर करने के लिए आपके पास कितना समय है, कितना टाइम है, उसके अकॉर्डिंग उन चीजों को डिवाइड करिए। उन समयों पर इन सारी चीजों को थोड़ा थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि इसमें जनरल नॉलेज भी पूछा जा रहा है, कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, इंग्लिश के भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इन सारी चीजों के लिए आपको हर रोज एटलीस्ट 1 आवर या वन आवर एंड 1.5 आवर 1.5 घंटे का समय आपको प्रोवाइड इन पर्टिकुलर चीजों के लिए भी देना पड़ेगा, करंट अफेयर्स के लिए, जीके के लिए, या इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, कंप्यूटर एप्लीकेशंस के जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके लिए, लॉ पोर्शन के लिए तो अलग से देना ही चाहिए। तो अपनी स्ट्रेटजी फ्रेम कीजिए। स्ट्रेटजी आपकी ज्यादा बेहतर होगी। हम कितनी भी स्ट्रेटजी बता दें या यूट्यूब पर कितने भी लोग अपनी अपनी अलग अलग स्ट्रेटजी बता दें, लेकिन कोई भी स्टूडेंट, कोई भी विद्यार्थी अपनी जो स्ट्रेटजी फ्रेम कर सकता है ना, उसमें कुछ जो चीजें हैं वो अपने अकॉर्डिंग फिक्स कर सकता है ना, कि वो एक वर्किंग पीपल है या वो एक प्रॉपर तरीके से तैयारी करने वाला ही स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, उसके पास पूरे अपने 24 आवर्स हैं। तो जिस रूप में आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसको, उसमें जो कुछ भी थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन की आवश्यकता हो पाएगी, लेकिन अलग तौर पर देखा जाए तो एक तपस्वी की भांति आप खुद अपनी स्ट्रेटजी प्रिपेयर करिए, अपने राह को चुनिए, और उसमें जो कुछ भी चीजें रिक्वायर्ड हैं करने के लिए उसे करना शुरू करिए। सोचना बंद करिए। सोचकर अपने समय को खत्म करना सही नहीं होगा। आप सीधे एक्ट करना शुरू करिए। जिस दिन एक्शन पहले होगा, सोचना सिर्फ प्लानिंग पर चाहिए। प्लानिंग अगर एक बार ढंग से हो गई है, हमारी योजना एक बार से अगर तैयार हो गई है, तो उसके क्रियान्वयन में हमें समय जाया नहीं करना चाहिए। तो जस्ट एक्ट, उसके लिए तत्पर रहिए, तैयार होइए। और इसमें जो कुछ भी लगभग मोटे मोटे तौर पर इंफॉर्मेशन हो सकती थी, गुजरात हाईकोर्ट द्वारा इशू किए गए सिविल जज के इस नोटिफिकेशन 2022 के नोटिफिकेशन में 219 वैकेंसीज हैं, काफी अच्छी वैकेंसीज हैं। अभी और भी दूसरे स्टेट की जुडिशरी की वैकेंसीज लाइंड अप हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो दिल्ली हो, तो ये छत्तीसगढ़ हो, तो ये सारे स्टेट की वैकेंसीज अभी अपडेट होंगी धीरे धीरे करके अपने अपने समय में। लेकिन यकीनन इस बात को मानिए कि हम कितने प्रिपेयर्ड हैं, हमारी तैयारी का स्टेज या लेवल क्या है, या हम कितने स्ट्रांगली अपने आप को प्रिपेयर कर चुके हैं या कर रहे हैं या करने वाले हैं, इस पर ज्यादा डिपेंड करता है। वरना वैकेंसीज तो आ रही हैं और चली जाएंगी। हम पहले भी अपीयर होते रहे हैं, अपीयर होंगे, बाहर होंगे, तो बेहतर है एक बार ही सही लेकिन पूरी ताकत के साथ। थैंक यू। थैंक यू टू ऑल। थैंक यू टू ऑल।